अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कारोबार। मैं हूं हुमैर अनवर। नाजरीन, महंगाई जो है वो इस वक्त ऐसा एक लफ्ज़ और टॉपिक बन चुका है जो हर ज़बां पर है, हर ज़बां से अदा हो रहा है। बहुत सी गुफ्तगू की जा रही है, इस पर बहुत सी बातें की जा रही हैं, डिस्कशंस किए जा रहे हैं, बहुत परेशानी भी है और बहुत अनसर्टनिटी पैदा हो गई है। या यूँ कहा जाए कि अगर तारीख़ के महंगे तरीन दौर से गुजरा है पाकिस्तान, तो ये भी गलत ना होगा। नाजरीन, इन्फ्लेशन जो है ये दुनिया भर का मसला है, लेकिन जिस रफ्तार से कीमतें पाकिस्तान में ऊपर जा रही हैं, जिस रफ्तार से कीमतें बढ़ रही हैं, चाहे वो पेट्रोल की हो, चाहे वो गैस की हो, बिजली की हो, या फिर वो कोई ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतें हों, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने में आ रहा है। बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, जो कि बहुत अनोखी बात भी है और काबिल हैरान भी है। नाज़रीन, पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 1 अक्टूबर को भी बढ़ाई गई, फिर मिड ऑफ अक्टूबर में भी बढ़ी, और अब कहा यह जा रहा है कि 1 नवंबर को भी बढ़ने जा रही हैं। जबकि चेयरमैन ओगरा की जानिब से ये भी कहा गया है, एक बयान सामने आता है जिसने बहुत परेशान किया है आवाम को। कहा यह जा रहा है जी, मज़ीद 5 माह तक पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो इसी तरह आगे बढ़ती रहेंगी। क्या इस बयान को यहाँ इस तरह पेश करना चाहिए था, या फिर आवाम को बताना चाहिए था? शायद किसी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो आवाम के लिए बेहतर भी होगा, क्योंकि आवाम को पता होना चाहिए कि अगले 5 माह थोड़े मुश्किल साबित हो सकते हैं। लेकिन फिर दूसरे एंगल की तरफ अगर देखें तो यकीनन बहुत मुश्किलात भी खड़ी होती दिखाई देंगी, क्योंकि आवाम परेशान भी हो चुकी है ये सुनकर। नाज़रीन, इस सारे सिनेरियो पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत इन डेप्थ रिसर्च रखते हैं। सर, वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि पेट्रोल प्राइसेस का जो सारा मलबा है अब आलमी रुझान पर डाला जा रहा है, आलमी कीमतों पर डाला जा रहा है कि जी पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो दुनिया भर में ऊपर जा रही हैं, ख़ाम तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। अब क्या हुकूमत के पास सिवाय इस रीज़न के और कोई रास्ता है कि कोई सब्सिडी दी जाए आवाम को? क्योंकि ज़ाहिर है आवाम तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ये प्रेशर जो है। अब कीमतें मज़ीद बढ़ने जा रही हैं 1 नवंबर से। देखिए, जो महंगाई का सिक्का है पाकिस्तान के हवाले से, उसके दो रुख हैं। जी। एक तो महंगाई आ रही है, जिस तरह आटा बढ़ रहा है, ये चीनी बढ़ रही है, या बिजली बढ़ रही है। जी। ये तीनों चीज़ें जो मैंने ख़ास तौर पे इसलिए मेंशन की कि ये तीनों चीज़ें पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती हैं। हुकूमत जो है वो खुद से सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है गन्ने की। जी। हुकूमत खुद से गंदम की सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है। हुकूमत जो है वो वाहिद बायर है जितनी भी बिजली इस मुल्क में बनती है। अगर उन चीज़ों की कीमत जो है वो पिछले 3 साल में 100% बढ़ गई है, तो जी। वो तो हुकूमत को आप ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं, हुकूमत की नाअहली को, हुकूमत की इनएफिशिएंसी को, हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस को। लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें तेल का आपने ज़िक्र किया, जी। एलएनजी है, कोयला है। ये हम आलमी मंडियों से पाकिस्तान को इम्पोर्ट करते हैं। तेल की कीमतें लास्ट ईयर जो है वो कोई $37 पर बैरल थी, अब वो $80-85 बैरल पे पहुंच गई हैं। जी। और पाकिस्तान तकरीबन 85% अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो बाहर से इंपोर्ट करता है। अगर आलमी मंडियों में $37 का बैरल पहुंच जाएगा $85 बैरल पे, तो पाकिस्तान के अंदर भी उनकी कीमतें हुकूमत वक्त को जो है वो बढ़ानी पड़ेंगी। जी। इसी तरह कोयला जो है वो $60 का टन बिक रहा था, वो $250 का टन है। एलएनजी जो है वो स्पॉट रेट पे $8-10 का था, अब वो $40-50 पे पहुंच गया है। तो ये जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं और बेतहाशा इंपोर्ट होती है, लोकली प्रोड्यूस नहीं होती, उनकी कीमतें पाकिस्तान के अंदर भी बढ़ाना पड़ेंगी अगर जी। वो आलमी मंडियों में बढ़ती हैं। सर, आपने ज़िक्र किया, यकीनन बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि बढ़ानी तो पड़ेंगी, लेकिन अब वो चीज़ें, वो सारी प्रोडक्ट्स जो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, इन्फ्लेशन का अगर रेट देखा जाए तो उसमें भी बहुत हाई है, बल्कि तारीख़ का सबसे महंगा तरीन दौर जो है उससे हम गुज़र रहे हैं। ये भी यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अ, अब इस हवाले से अगर बात की जाए कि वो सारी प्रोडक्ट्स जो हम खुद बना सकते हैं या बनाते हैं, प्राइसेस तो सर उनकी भी कंट्रोल नहीं की जा रही ना, बहुत ज़बरदस्त अंदाज से ऊपर चढ़ रहा है ये। जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। 3 तरीके हैं महंगाई के पैमाने को इस्तेमाल करने के, जी। उसको नापने के। एक कहा जाता है कि हम नापें कि दुनिया भर में कितनी महंगाई है जी। और हमारे यहाँ क्या हाल है। अभी लास्ट वीक आपने देखा होगा, जो इंटरनेशनल मैगज़ीन है द इकोनॉमिस्ट, उसने जी। जी। कोई 40 या 45 ममालिक की जो शरह अफ़रात ज़र है, उसको मुकाबला किया है।
जी जी। और हमें पता चला कि दुनिया भर में या उन 40-45 ममालिक में पाकिस्तान जो है वो महंगाई के हवाले से चौथा बुलंद तरीन मुल्क है। जी आई थिंक अर्जेंटीना, ब्राजील और टर्की जो है वो 3 ममालिक हमसे ऊपर थे। तीसरे नंबर पे हम आ रहे थे। दूसरा पैमाना ये देखा जा सकता है कि इस खित्ते में क्या हाल है महंगाई का और अफरात ज़र का। तो यहाँ पे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, ये सब में जो महंगाई की शरह है जी वो तकरीबन पाकिस्तान से 2 गुना ज्यादा है। हम 9-10% पे हैं, इंडिया 4% पे है, 4-5 पे। इसी तरह बांग्लादेश जो है वो 4.6 पे है, नेपाल भी उसके इर्द गिर्द है। मालदीव्स इस इलाके में जो सबसे कम है, उसमें अफरात दर की जो शरह है जी वो जी 1% है। तो दो पैमाने ये हैं। तीसरा पैमाना है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि पिछले 74 सालों में पाकिस्तान में महंगाई की शरह क्या रही। जी तो अगर आटे की तरफ आप जाते हैं वो 35 रुपए किलो से 3 सालों में चला जाता है 70-75 रुपए किलो, 100% इजाफा है। तो जी पाकिस्तान की 70 साल माशी तारीख में आपको कोई 3 साल का दौरानिया ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आटे की कीमत 100% बढ़ गई हो। जी। यही हाल चीनी का है। 74 सालों में जो है वो कोई 3 साल का दौरानिया ऐसा नहीं मिलता जिसमें चीनी की कीमत 100% बढ़ गई हो। 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो जी मेरे घर जो बिजली का बिल आता था वो तकरीबन 9-10 रुपए यूनिट पड़ता था। अब जो बिल आ रहा है वो तकरीबन 22-23 रुपए का है। इसी तरह पिछले 70-75-74 सालों में आपको कोई 3 साल का दौरानिया जी। ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें बिजली की कीमत जो है वो 100% बढ़ गई। सर, ये आपने जो ज़िक्र किया पिछली हुकूमतों के कंपैरिज़न में अगर देखें इस सिनेरियो में, तो आर्टिफ़िशियल इंजेक्शन का कोई रास्ता है हुकूमत के पास, या फिर हुकूमत अफ़ोर्ड करती है कि सब्सिडी दी जाए, चाहे वो बिजली के ऊपर है, गैस के ऊपर है, या फिर पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर है। ज़ाहिर है आलमी मंडी में पेट्रोलियम प्राइसेस अगर जितनी भी ऊपर जाएँ, आवाम तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती इन सारी प्राइस हाइक्स को। बहुत मुश्किल हो जाएगा आम आदमी के लिए, ख़ास तौर पर किसान कम्युनिटी है, उसके बाद बहुत सी बाई प्रोडक्ट्स हैं। ज़ाहिर है पेट्रोल महंगा होता है तो हर तबके को फ़र्क पड़ता है, चाहे वो गरीब तबका है, चाहे वो एलीट्स हैं, सब परेशान हो जाते हैं इससे। कोई ऑप्शन है हुकूमत के पास? देखिए सब्सिडी के हवाले से 2 या 3 बहुत बड़ी रुकावटें हैं। जी एक तो हम आईएमएफ के पैकेज का हिस्सा बनने वाले हैं या कोशिश कर रहे हैं कि वापस आईएमएफ के पैकेज में चले जाएँ। जी आईएमएफ के पैकेज के अंदर रहते हुए सब्सिडीज़ की कोई गुंजाइश नहीं बचती। सही। दूसरी बड़ी रुकावट हमारा अपना बजट है। जो बजट जून में जिसका ऐलान किया गया उसमें हमें बताया गया कि हुकूमती अखराजात जो हैं वो करीब 9,000 अरब पे पहुँच गए हैं और जी हुकूमत के पास वसाइल जो हैं वो 4,500-5,000 अरब से ज़्यादा नहीं है। जी तो हुकूमत ऑलरेडी ये कह रही है कि उसको 4 या 5,000 अरब रुपया जाना पड़ेगा आलमी मंडियों में कर्ज लेने के लिए या किसी से मदद मांगने के लिए। तो अगर बजट के पास पैसे ही नहीं है तो सब्सिडी कहाँ से कहाँ आएगी? से आएगी? जी जी, बिल्कुल सही। फ्रॉम अ प्योरली इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट सब्सिडी देने से जो मार्केट है, जो फ्री मार्केट है, वो मुकम्मल तौर पे डिस्टॉर्ट हो जाती जी है। अगर आप किसी चीज़ पे सब्सिडी देने लगें तो उसका इस्तेमाल मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि उस पे सब्सिडी मिल रही है। उसके ऊपर अगर ख़ास तौर पे वो आइटम जो है वो इम्पोर्टेड आइटम है तो फिर हम डॉलर का जो बोझ है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। जी। रुपया ऑलरेडी गिर रहा है, रुपया मज़ीद तेज़ी से गिरने लगेगा। सही। सर, अब उगरा की तरफ से चेयरमैन उगरा का बयान आता है कि अगले 5 माह तक पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें प्राइस हाइक्स देखी जा सकती हैं। अब इस बयान के बाद एक बहुत अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है, ख़ास तौर पर आम आदमी में, अवाम में बहुत मुश्किलात खड़ी हो गई हैं उनके सामने कि वो अब इस सोच में भी गिरफ़्तार हैं कि किस तरह ये 5 माह का जो अरसा है और पेट्रोल आखिर कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि बातें अब ये हो रही हैं कि जी पेट्रोल शायद 170-160 के करीब पहुंच जाए, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा अफोर्डेबिलिटी आम इंसान के लिए। ज़ाहिर है किराए पे अफेक्ट आता है, फिर कम्युनिटी है, कमोडिटीज़ हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, कम्यूट करने के तरीक़ाकार बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अब इस सारे सिनेरियो में ये जो बयान आता है, इसको आप किस तरह देखते हैं कि किस तरह के असरात डालेगा हमारी इकोनॉमी पे? देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि फ्यूचर की प्राइस तेल की क्या हो जाएगी या किसी भी और कमोडिटी की क्या होने लगी है। ये जी रियली इसके ऊपर क़यास-सराई करना बड़ा मुश्किल है। जी हमें नहीं पता कि सोना ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तेल ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। पिछले कुछ महीनों की तारीख यही है कि तेल की कीमतें और बाकी जो एनर्जी सोर्सेज़ हैं उनकी कीमत जो है
वो मुसलसल ऊपर जा रही है। जी यहाँ पे इशू ये आ जाता है कि पाकिस्तानियों के साथ बदकिस्मती से पिछले कोई 2-3 सालों में एक वो दो धारी तलवार चल रही जी है। साथ ही साथ महंगाई हो रही है और उसके साथ ही साथ हमारी जो आमदन है, औसतन आमदन वो गिर रही है। जी ये तारीखी तौर पे पाकिस्तानी जो हैं वो यूज्ड टू नहीं है इससे, इस एक्सपीरियंस से। अगर आप 1960 से लेकर 2018 तक का जो अरसा है, जी अगर उसमें औसतन आमदन देखें तो वो मुसलसल बढ़ती ही जा रही थी। जी उस दौरान महंगाई भी थी, लेकिन शायद बर्दाश्त की कुव्वत इसलिए पैदा हो जाती थी क्योंकि हमारी आमदन साथ ही साथ बढ़ रही थी। 2018 के बाद की जो शक्ल है जी जी वो उसका बिल्कुल बरअक्स है कि आमदन भी मुसलसल गिर रही है और साथ ही साथ महंगाई जो है वो चढ़ती चली जा रही है। तो वो दो धारी तलवार चल रही है और मैं आपसे एग्री करता हूं कि पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त बजट बनाना जो है वो लगता है बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। यकीनन जिस तरह आप कह रहे थे कि सब्सिडीज़ देना हुकूमत इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती, यकीनन कोई ना कोई रास्ता तो डेफिनेटली हमें ढूंढना होगा, निकालना होगा, क्योंकि आवाम जो है वो पिसती जा रही है और गरीब आवाम पर जो ये रिपल इफ़ेक्ट्स हैं महंगाई के और इन्फ्लेशन के, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हमें अब ज्वाइन किया है शांत सईद साहब ने। आप सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत इन डेप्थ रिसर्च रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर ये बताइएगा, ये जो प्राइस हाइक्स हैं अब आप इसको किस तरह देख रहे हैं? पेट्रोल की कीमतें एक महीने के अंदर अब तीसरी बार बढ़ने जा रही हैं। 1 अक्टूबर को बढ़ाई गई, मिड ऑफ अक्टूबर बढ़ाई गई, अब 1 नवंबर को फिर बढ़ने जा रही हैं। आवाम यकीनन बहुत परेशान दिखाई देती है, ख़ासतौर पर गरीब तबका जो है, जो कम्यूट करता है। किरायों में भी ज़ाहिर इजाफा हो जाएगा और जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी असरअंदाज होती हैं। अब रोज़मर्रा की जो प्रोडक्ट्स हैं यकीनन वो भी आउट ऑफ रीच होती जा रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए जी, पूरी दुनिया में इस वक्त ऑयल प्राइसेस जो हैं बढ़ रही हैं। इसमें पाकिस्तान इज नॉट द ओनली कंट्री वेयर जी प्राइसेस आर राइजिंग। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि अगर पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो सारी इकोनॉमीज जो हैं वो अफेक्ट होती हैं। जी और अगर आप हिस्ट्री को देखें तो हम उसी एरा में आ रहे हैं। 51 साल पहले स्टैगफ्लेशन आया था 1970 में। जी जी स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जब आपका इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, ग्रोथ कम होती है और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है। जी तो 51 साल बाद हम उसी एरा में आ रहे हैं और पाकिस्तान इस वक्त स्टैगफ्लेशन पर है। तो ये कहना कि जी गवर्नमेंट प्राइस बढ़ा रही है एक महीने के अंदर 3 दफा, तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ रही हैं। और जी अगर आप देखें रीसेंट रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट मैगजीन की और यूबीएस और जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स की, जी वो सारी यही डायरेक्शन दे रही हैं कि ऑयल प्राइसेस मजीद बढ़ेंगे क्योंकि विंटर्स आ रहा है। जी और विंटर्स में आपको पता है यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, यूके में ऑयल की कंजम्पशन और गैस की कंजम्पशन बढ़ जाती है। जी, लेकिन इस साल के शुरू शान में यहाँ मैं आपने बिल्कुल वजह फरमाया। मैं यहाँ एक सवाल ये करना चाहूँगा, कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनसे आपने बताया कि जी बहुत सी प्रेडिक्शंस हैं कि ऑयल प्राइसेस जो बढ़ जाएंगी, कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं? अब चेयरमैन ओगरा ने भी ये प्रेडिक्शन दी है कि जी अगले 5 माह तक ये कीमतें यूं ही बढ़ती रहेंगी और बहुत अनसर्टिनिटी भी पैदा हो गई है सुनकर, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी भी बहुत परेशान हुई है सुनकर। ज़ाहिर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारोबार का पहिया जो है वो रुकता दिखाई देता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं? देखें जी, 2022 विल बी टफर देन 2021। राइट और अगर जो लोग अखबार और पूरी दुनिया को, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमी को नहीं फॉलो कर रहे, उनको तो हर चीज जो है वो गवर्नमेंट की वो उसमें नुक्ताचीनी करेंगे। जी लेकिन अगर आप देखें, मैं यहाँ पर मलेशिया में होता हूँ, काफी लोग जो हैं वो अवेयर हैं कि 2022 जो है उसमें काफी बेल्ट टाइटनिंग जी करनी होगी बहुत सारे ममालिक को। और इन्फ्लेशन जो है वो इसी तरह बढ़ता रहेगा पूरी दुनिया में। जी तो अगर आप आप कह रहे थे क्या इंडिकेटर बड़े सिंपल है। कोविड की वजह से बहुत सारी इकोनॉमीज जो थी वो लॉकडाउन में थी। सही As more and more economies are opening up, there will be some demand, और demand is continuing to be on the upsurge। और जब सही डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कंस्ट्रेन होंगे तो और प्रोडक्शन कट्स इंटैक्ट हैं तो ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ेंगी। बड़ा सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, शान इसमें साहब कोई शान जी साहब मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि चलें ठीक है, प्राइसेस को, पेट्रोल प्राइसेस को तो कंपैरिजन में ले आए, दुनिया में बढ़ रहे हैं, ऑयल पर बैरल बढ़ता जा रहा है, हम मान लेते हैं इस बात को कि हुकूमत ये कह रही है जी ग्लोबली प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और प्राइसेस यकीनन बढ़ाने पड़ेंगी डेफिनेटली। अब
अब दुनिया भर में बहुत से अच्छे काम भी तो होते हैं ना, और बेरोज़गारी को ले लें, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। दुनिया भर में इसको केटर भी किया जाता है, इसको देखा भी जाता है। बहुत से ऐसे निज़ाम भी राइज हैं कि जिसमें कम्युनिटी सर्विसेज हैं, बहुत से अवाम को रियायती मराद भी दी जाती हैं, रियायतें भी दी जाती हैं। अब उसको तो कंपेयर नहीं किया जाता कभी। ऐसा क्यों है? जहाँ मकसद की और मतलब की बात आती है उसे ज़रूर उठा के कर दिया जाता है, लेकिन उस सवाल का जवाब कभी दिया नहीं जाता। जी उमेर, ये जो आपका सवाल है इसके दो पार्ट्स हैं। जी हर गवर्नमेंट के पास दो पॉलिसीज होती हैं, एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। जी फिस्कल पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट का डोमेन होता है, टैक्सेस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। पिछले 2 सालों में ग्लोबली $10 ट्रिलियन के जो स्टिमुलस पैकेजेस आए हैं जो गवर्नमेंट ने दिए हैं, जी उसमें जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उनको सपोर्ट दी है गवर्नमेंट ने, बिजनेसेस को सपोर्ट दी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में गवर्नमेंट के पास जो रूम है मनूवर करने के लिए जी फिस्कल साइड पे वो बड़ा लिमिटेड है, क्योंकि आपको पता है हमारे ज्यादातर जो रेवेन्यूज हैं वो डेट पेमेंट में चले जाते हैं, जी डेट रिसर्विसिंग में चले जाते हैं। जब उसमें उसकी वजह से हमारे पास इतना रूम नहीं होता। दूसरी साइड पे होता है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका मैंडेट होता है सेंट्रल बैंक के पास। जी तो ये जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इमरान खान को कि जी इन्फ्लेशन जो है, अफराती ज़र, महंगाई है, ये इमरान खान की वजह से, जी उनको ये नहीं पता कि पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक्स के पास मैंडेट होता है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, जी जी वो प्राइस स्टेबिलिटी रखें, ग्रोथ स्टेबिलिटी रखें। अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी टोटली फेल हो गई है पिछले 1-1.5 साल में, जी क्योंकि हमने मॉनेटरी पॉलिसी जो डिस्काउंट रेट है वो अननेसेसरीली इंक्रीज कर दिया जुलाई 2019 से जनवरी 2020 तक, सही। जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। जी जी तो आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, स्टेट बैंक है, दैट हैज रियली लेट डाउन द गवर्नमेंट। ठीक है। इसीलिए वो गवर्नमेंट लोग जो है इमरान खान को ब्लेम कर रहे हैं। इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं, इमरान खान ने नहीं इन्फ्लेशन किया, जी ये आपकी जो सेंट्रल बैंक का मैंडेट है उनका ये जिम्मेदारी है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। लेकिन चैलेंज ये है कि अगले 12 महीने जी इन्फ्लेशन इसी तरह रहेगा। कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी हो जाए, यहां से आप 7.25% से 10% कर दें डिस्काउंट रेट, आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल चले में चले नहीं आएगा। ठीक है शान, पॉइंट वेल टेकन, मैं बिल्कुल आपका पॉइंट समझ गया। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है। अब अगर गैस की लोड शेडिंग की बात कर लें, अभी तो सर्दियाँ ठीक से आई भी नहीं है और गैस की जो लोड शेडिंग है वो अपने उरूज पर है। आप दीगर हुकूमतों में भी देखें, यकीनन गैस की जो लोड शेडिंग है वो होती रही है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो बहुत पहले से ही इसको शुरू कर दिया गया है। अब आवाम पे ये प्रेशर जो है, एक तरफ डॉलर जो है बहुत शदीद अंदाज से ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद अगर पेट्रोल की बात करें वो कीमतें आसमान को छू रही हैं, आटा, दाल, चीनी, कोई भी ज़रूरियात ज़िंदगी उठा लें, सब की प्राइसेस में तकरीबन 100% का इजाफा, बल्कि 100% से भी ज़्यादा का इजाफा हो चुका है पिछले 3 साल में। अब अगर इसकी बात कर लें गैस लोड शेडिंग की, तो यकीनन गरीब आवाम है, बाहर से खाना अफोर्ड नहीं करती है, और बहुत सी चीज़ें हैं जिस तरह ज़िंदगी को। क्या वजूहात हैं ये जो एनर्जी क्राइसिस अब फेस कर रहा है पाकिस्तान, इसकी क्या वजूहात हैं? इसको केटर क्यों नहीं किया जा रहा उस तरह? उमेर, एक तो आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है जी क्योंकि आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, तो जब जी वो एक्सपैंड करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड बढ़ती रहेगी और इतनी सप्लाईज आ नहीं रही। इस साल खाली नेचुरल गैस की प्राइसेस जो हैं वो 141% बढ़ी हैं पूरी दुनिया में, जी और इस वक्त बहुत सारे ममालिक जो हैं वो एलएनजी से ऑयल पे दोबारा आ गए, क्योंकि शिफ्ट हो रहे हैं। एलएनजी हाँ की जी जो सप्लाई है जी। तो अगर आपने पिछले महीने इकोनॉमिस्ट मैगजीन में देखा हो, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया पाकिस्तान और बांग्लादेश का, जी जी that बिल्कुल। these economies have moved from LNG to oil। तो आपका जो एनर्जी मिक्स है वो क्योंकि उसमें इतना एक्सपेंसिव है, तो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इतनी कंपेटिटिव नहीं रहती। सही। तो जिसकी वजह से, क्योंकि इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली उसमें सप्लाई कंस्ट्रेन आएंगे। और जैसे आपने कहा अभी तो सर्दी शुरू भी नहीं हुई, जी जी तो पहले से लोड शेडिंग हो गई है। तो मेरा ख्याल है ये चैलेंज रहेगा, और ये मेरा ख्याल है चैलेंज अगले 5-6 महीने तक मैं देख रहा हूँ, अप्रैल 22 तक ये चैलेंज हम देखेंगे गैस की लोड शेडिंग का। राइट। अच्छा, आपने कहा कि 2022 जो है वो और मुश्किल साल होता दिखाई देता है, इसकी क्या वजूहात हैं? आपने किन बेसिस पे रख के ये बात की? क्योंकि हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, आवाम भी बहुत परेशान है। अगर हमारे प्रोग्राम के तहत कोई बात उन तक पहुँच जाती है, जिसकी वजह उन तक पहुँच जाती है, तो शायद कोई तसल्ली हो जाएगी उन्हें। जो जियो पोलिटिकल रिस्क हैं, जी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो इस वक्त बड़े प्रिकेरियस हैं। जैसे यूएस और चाइना के जो टाइज हैं,
they are actually worsening, and Right. that's going to decouple the global economy. जी, जी. ये एक नंबर। दूसरा फैक्टर ये है कि आपको पता है कि दुनिया के जो 4 बड़े सेंट्रल बैंक्स जी. हैं, जिसमें फेड है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ जापान है और ECB है, इन्होंने जी. अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने, उस इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से शायद बहुत सारी स्टॉक मार्केट जो हैं वो क्रैश कर जाए। तीसरा जो है कि कोविड वेरिएंट एक नया है, वो इमर्ज हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी इकोनॉमीज दोबारा स्लो ग्रोथ में आ जाएंगी जी. और वो जो है इम्पैक्ट करेंगी पूरी दुनिया को। जो चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपने देखा होगा साउथ चाइना सी में पिछले 2 महीने में थिंग्स आर वेरी वॉलेटाइल, और चाइना और ताइवान की जो आपस में जो बिकरिंग है इट्स ऑल टाइम हाई। तो अगर वहां पर कोई स्कर्मिशेस शुरू होती हैं या कोई मिस एडवेंचर कोई भी करता है, जी. उसमें मेरा ख्याल है शायद यूएस इंटरवीन करे एंड दैट माइट लीड टू अ फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट। जी. और पांचवा जो मैं देख रहा हूं, आपको पता है बहुत सारी इस वक्त जगहों पे किल्लत पड़ गई है रिसोर्सेज की, और आपने जैसे कहा कि एग्रीकल्चर प्राइसेस बढ़ रही हैं, जी. तेल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, वी माइट सी अ सेवियर ड्रॉट that's going to bring famine in many economies. तो ये मेरा Right. ख्याल है 4-5 फैक्टर्स हैं जो मेरा ख्याल है ग्लोबल इकोनॉमी में और जियोपॉलिटिकल रिस्क में, इसकी सारी दुनिया बात करी, आप सही. कोई भी मैगजीन उठा के देख लें, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स बड़े इस वक्त डेंजरस हैं। तो इसलिए मैंने कहा 2022 विल बी मोर, इट विल बी टफर देन 2021। राइट जी, बहुत शुक्रिया शान, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और डेफिनेटली इन इश्यूज़ पर जितनी बात करें उतना कम है। यकीनन बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई भी है, और जिस तरह 2022 को एक मुश्किल साल कहा जा रहा है, यकीनन बहुत से चैलेंजेस खड़े हैं सामने। शान साहब ने भी यही कहा कि 2022 जो है दैट वुड बी द टफेस्ट ईयर एवर, क्योंकि महंगाई जो है वो अपने उरूज पर होगी, और तेल की कीमतों के हवाले से भी ये भी कहा जा रहा है कि 2022 अप्रैल तक शायद ये जो इन्फ्लक्चुएशन है, जो एक प्राइस हाइक का सिनेरियो बना हुआ है, ये भी बढ़ता रहेगा, जो कि एक लंबा अरसा है। लेकिन उम्मीद डेफिनेटली नहीं छोड़नी है, हमें हिम्मत नहीं हारनी और हौसले बुलंद रखने हैं। बेहतरी का वक्त भी यकीनन बुरे वक्त के बाद ज़रूर आता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए कारोबार्स।